हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सेमेस्टर थर्ड की यूनिट 4 का टॉपिक है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब होता है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर किसी भी एक सेल है, कोशिका है, तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। अब प्रोटीन को डिग्रेड क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जीन रेगुलेशन पाथवे की ओर से देखना चाह रहे हैं, मतलब उस प्रोसेस के थ्रू देखेंगे। तो कुछ लिमिटेड पाथवे ही होंगे प्रोटीन डिग्रेडेशन के। तो पहले प्रोटीन डिग्रेडेशन होती क्या है। प्रोटीन डिग्रेडेशन होना मतलब क्या होता है, प्रोटीन को क्या करना, उसके कई हिस्से में ब्रेक कर देना ताकि वो फंक्शनल ना रह पाए। तो प्रोटीन जब डिग्रेड होती है तो उसके बाद वो अनवांटेड मटेरियल को हटा दिया जाता है, किसी ना किसी मैक्रोफेजेस या लाइसोसोम के द्वारा उसको बिल्कुल क्या किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो क्या होता है, ये एक प्रोटीन होम्योस्टैसिस क्रिएट करता है हमारे सेल के अंदर। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, एक प्रोटीन है, उसका फंक्शन सही से नहीं कर रही है, वो किसी भी कारणवश से हो सकता है कि उसमें कोई म्यूटेशन हो गया हो या कोई ऐसी प्रोटीन बन गई हो जो क्या हो, एक्टिव नहीं हो या सही से काम नहीं कर रही हो, तो वो क्या करेगी, हमें हार्म करेगा। हो सकता है वो टॉक्सिक हो गई हो किसी कारणवश, तो वो प्रोटीन हमें हार्म करेगी। तो वैसी प्रोटीन को तुरंत सेल क्या करती है, डिग्रेड कर देती है, उनको तोड़ देती है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन जो होती है, इसमें अननेसेसरी प्रोटीन, जैसे कि अननेसेसरी मतलब जो वांटेड नहीं है, उसको हम इंश्योर करते हैं कि वो प्रोटीन उस सेल से पूरी की तरीके से डिग्रेड होकर के बाहर निकल जाए, उनकी लाइसिस हो जाए। तो ये मान लीजिए प्रोटीन क्या होती है, कई स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उसके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ऐसे 4 तरीके की प्रोटीन्स होती हैं। इन सब में से कोई भी एक प्रोटीन क्या हो, अगर खराब होती है तो उसका क्या किया जाता है, लाइसिस किया जाता है। अब प्रोटीन जो होती हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे अगर हम क्वाटरनरी प्रोटीन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का क्या कराती हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इनको डिग्रेड करना भी मुश्किल होता है। तो इसके लिए कई मैकेनिज्म काम करते हैं। एक यहाँ पे हम 3 मैथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूबीक्यूटिन प्रोटीन के द्वारा प्रोटीन का डिग्रेडेशन देखेंगे। तो यूबीक्यूटिन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटियासोम। ठीक है, ये पाथवे में हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोटीन यूबीक्यूटिन, देखिए पहली बात तो यूबीक्यूटिन क्या है, एक प्रोटीन है। ये मेथड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लर्न हो जाएगा। यूबीक्यूटिन इज अ प्रोटीन, क्योंकि आगे आपको क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये अमाइनो एसिड्स कहाँ से आ गए यहाँ पे। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड से बनी होती है। कई अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये एक क्या है, प्रोटीन है, जो क्या करेगी, 4 स्टेप्स के थ्रू इस प्रोसेस में क्या करेगी, डिग्रेडेशन कर देगी हमारे टारगेट प्रोटीन का। ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं यूबीक्यूटिन। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो बस मोनेरा को छोड़ करके बाकी सब में ये प्रोटीन पाई जाती है। हर सेल के अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट रहती ही है। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक प्रोटीन आनी चाहिए जो कि क्या हो, टॉक्सिक हो या फिर किसी ना किसी कारणवश से वो हमारे लिए नुकसान कॉज करे। उस प्रोटीन के जैसे ही सेल में वो प्रोड्यूस होती है अनवांटेड प्रोटीन, वैसे ही यूबीक्यूटिन क्या होता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते क्या करता है, ये तुरंत उस प्रोटीन को टारगेट करता है जो कि अनवांटेड है और उसको डिग्रेड कर देता है। अब डिग्रेड करने के लिए इसमें 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, 4 स्टेप्स आर देयर। पहला है कि खुद ये क्या हो कि एक्टिवेट हो जाएगी प्रोटीन को, यूबीक्यूटिन प्रोटीन को एक्टिवेट होना होगा। प्रोटीन जब यूबीक्यूटिन प्रोटीन एक्टिवेट होती है फिर ये क्या करती है, उसके बाद ये करती है रिकॉग्निशन। किसकी रिकॉग्निशन करेगी, उस टारगेटेड प्रोटीन की। ठीक है, एक एंजाइम 1 होता है जिसको एक्टिवेट करता है, एंजाइम 2 इसको रिकॉग्नाइज करके बाइंड कराने में हेल्प करता है, यानी लाइगेशन करता है इसका टारगेट प्रोटीन से। जैसे ही ये लाइगेशन के थ्रू टारगेट प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, फिर उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। किस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं, जो टारगेटेड प्रोटीन है उसका। फिर क्या होता है, डी-यूबिक्यूटेशन, यानी कि डी-यूबिक्यूटिनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है डी-यूबिक्यूटिनेशन। ये जो फॉर्मेशन हुआ था प्रोटीन का अलॉन्ग विथ इट्स
बहुत सारी प्रोटीन के साथ ये जो प्रोटीन बन गई थी, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन गया था यूबिक्यूटिन का, ये पूरा जो है यानी कि 26 प्रोटीएज नाम की एक क्या बनती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है और वापस से यूबिक्यूटिन अलग अलग मोनोमर्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं और फिर वापस ये यूबिक्यूटिन नॉर्मल फॉर्म में इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है, जैसे कि ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट थी। तो उसे बोलते हैं डी यूबिक्यूटिनेशन। इस तरीके से 4 स्टेप्स हमारे खत्म होते हैं। इसको एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे ये पाथवे काम करता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है यूबिक्यूटिनेशन मैकेनिज्म, उसको हम देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करती है, और ये है हमारा यूबिक्यूटिनिन। यूबिक्यूटिनिन जो प्रोटीन है वो है इनएक्टिव स्टेट में, अभी क्या है इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। ये है यूबिक्यूटिनिन। ये यूबिक्यूटिनिन अभी इनएक्टिव स्टेट में है। ये क्या करेगी, एंजाइम 1 से बाइंड करेगी। एंजाइम 1 का क्या नाम है, यूबिक्यूटिनिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये यूबिक्यूटिनिन के साथ जैसे ही बाइंड करती है, क्या होता है कि ये जैसे ही इसके साथ बाइंड करती है, एटीपी किस में कन्वर्ट होती है, एएमपी में। एटीपी जैसे ही एएमपी में, पहले एटीपी किस में कन्वर्ट होगी, एडीपी में, यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनेगा, डाइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बनेगा। जैसे ही ये मोनोफॉस्फेट में बनेगा तो 2 क्या होंगे, फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। देखिए, एटीपी ट्राइफॉस्फेट तो 3 फॉस्फेट है और मोनोफॉस्फेट है, यानी मोनोफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट है, तो 2 फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। तो ये 2 फॉस्फेट ये है और ये है हमारा एएमपी। तो इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्जन होगा, एटीपी का यूज होगा। एक्टिवेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एटीपी देनी पड़ेगी बाहर से, एनर्जी का। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या कहेंगे कि एनर्जी दो। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, उसका काम है कि एटीपी की सिंथेसिस करना। तो ये क्या करता है, हमें एटीपी देता है, उसको बोलते हैं पावर हाउस। तो पावर हाउस उसको क्या करता है, एटीपी देता है, और ये क्या करती है, जैसे ही एंजाइम 1 से अटैच होती है यूबिक्यूटिनिन, ये एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ये देखिए क्या है, एंजाइम और यूबिक्यूटिनिन का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्टिव स्टेट में आ गई है। जैसे ही एक्टिव स्टेट में आती है, क्या होता है, इससे एंजाइम 2 तुरंत आकर के इसके ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। एंजाइम 2 इससे तुरंत आएगी और इससे अटैच होने के लिए तुरंत क्या आएगी, एंजाइम 2 अटैच हो जाएगी हमारे यूबिक्यूटिनिन से। और एंजाइम 1 होता है कि अलग हो जाती है, किसी केस में ये अटैच ही रह जाती है यूबिक्यूटिनिन, यानी कि एंजाइम 2 के ऊपर यहाँ पे ये ऐसे अटैच रह जाती हैं। ज़्यादातर केसेस में ये अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे यूबिक्यूटिनिन सेकेंड एंजाइम से कौन बाइंड होता है, ये जो एंजाइम है इसको हम बोलते हैं यूबी कैरियर प्रोटीन। ये कैरी कर करके ले जाती है, किसको कैरी करके ले जाती है, यूबिक्यूटिनिन प्रोटीन को कैरी करके ले जाती है आगे की ओर। ये प्रोटीन जैसे ही आगे की ओर जाती है, इससे बाइंड कौन होता है, लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होता है, लाइगेशन करना, मतलब किसी 2 चीज़ों को जोड़ देना। तो ये किससे जोड़ेगा, ये यूबिक्यूटिनिन को, इस कॉम्प्लेक्स को जोड़ेगा किससे, ये जोड़ेगा इसको सबस्ट्रेट से। यहाँ सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट इज द टारगेटेड प्रोटीन। जो हमारी टारगेटेड प्रोटीन है, ये क्या है हमारी टारगेटेड प्रोटीन। टारगेटेड प्रोटीन मतलब जिस प्रोटीन को हमको डिस्ट्रॉय करना है, जो कि क्या है अच्छी नहीं है, जिसको हमको क्या करना है, डिग्रेड करना है, उससे इसका लाइगेशन करा देता है। अब जैसे ही ये बाइंड होगी तो क्या होगा, जैसे इससे बाइंड होगी, इसको डिग्रेड करने के लिए और भी यूबिक्यूटिनिन इसमें बाइंड हो जाएंगे। देखिए यहाँ होता क्या है बेसिकली ना, ये एक क्या है, प्रोटीन है, दिस इज द टारगेटेड प्रोटीन। इससे क्या करता है लाइगेज, लाइगेज क्या है, एक एंजाइम है। लाइगेज एंजाइम कौन है, ये है लाइगेज एंजाइम, द E3, दिस इज द लाइगेज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम बाइंड करा देती है यूबिक्यूटिनिन को इस टारगेटेड प्रोटीन के साथ। टारगेटेड प्रोटीन के साथ जैसे ही यूबिक्यूटिनिन बाइंड होता है, ये पहली बाइंडिंग तो कौन करा रहा है, लाइगेज, बट इसके आगे यूबिक्यूटिनिन की चेन बाइंड हो जाती है। देखिए यहाँ पे कई यूबिक्यूटिनिन की चेन बाइंड हो गई, इसी को बोलते हैं पॉली यूबिक्यूटिनाइजेशन। यानी कई पॉलीक्यूटिनाइज, यानी क्या हो रहा है, कई यूबिक्यूटिनिन की, यूबिक्यूटिनिन इज द प्रोटीन, इसकी कई चेन आकर के यहाँ पे बाइंड हो जाती है, बल्क में देख रहे हैं सबस्ट्रेट से अटैच हो गई है, इसी को बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब मल्टीपल, यूबिक्यूटिनेटेड मतलब यूबिक्यूटिन का क्या हो गया है अटैचमेंट। यूबिक्यूटिन क्या है, इज अ प्रोटीन, उसका क्या हो गया है, टारगेट प्रोटीन के साथ अटैचमेंट हो गया है। टारगेटेड प्रोटीन वो है जिसको हमको क्या करना है, डिग्रेड करना है, जिसको हमको क्या करना है, डिग्रेड करना है। डिग्रेड करना मतलब इसको तोड़ देना है कई हिस्सों में, तोड़ करके क्या करना है, इसकी लाइसोजाइनेसिस, मतलब जैसे ही ब्रेक होगा इसको मैक्रोफेजेस आके इनगल्फ कर लेंगे, या फिर क्या होगा, लाइसोजाइम क्या कर लेगी, इसको इनगल्फ कर लेगी और ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके बिल्कुल क्या करेगी, गायब कर देगी।
अब ये ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो गई, ये तो सेल में पड़ी रहेगी, इसको क्या किया जाएगा, इसको गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि वेस्ट हमारे सेल में नहीं पड़ा रहता है, क्योंकि वो टॉक्सिन का काम करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फाइंड हो गया, यानी क्या हुआ, लाइगेज ने बाइंड करा दिया इस यूबिक्यूटिनिन को टारगेटेड प्रोटीन, दिस सबस्ट्रेट इज द टारगेटेड प्रोटीन, उससे बाइंड करा दिया। अब ये यूबिक्यूटिनिन अभी तो ये किससे बाइंड था, E2 से, अब ये E2 जो है वो आकर के सबस्ट्रेट से वापस बाइंड हो जाता है। फिर क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, एंजाइम वापस से क्या होती है, फ्री स्टेट में चली जाती हैं, ताकि वो दूसरे ऐसे फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके, दूसरी टारगेटेड प्रोटीन से यूबिक्यूटिनिन को अटैच कर सके। तो यहाँ पे जैसे ही यूबिक्यूटिनिन बाइंड होता है, एक यूबिक्यूटिनिन दूसरे यूबिक्यूटिनिन से, दूसरा यूबिक्यूटिनिन तीसरे यूबिक्यूटिनिन से, ऐसे बाइंड होते चले जाते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जैसे ही पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं 26 प्रोटियोजोम। 26S प्रोटियोजोम क्या होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर कभी भी पूछा जाता है आपके MCQ में, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आ जाता है एग्जाम में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, नहीं तो MCQ के फॉर्म में आ जाता है। तो अगर कभी भी पूछा जाता है ये 26S प्रोटियोजोम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें 2 19S सब यूनिट होती है और एक 20S सब यूनिट होती है, जो कि बीच में प्रेजेंट होती है, दोनों 19S के। ये क्या करती है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोजोम। इसके बाद जो हमारा सबस्ट्रेट था, ये उठ करके क्या होता है, इसके टॉप पे आकर के बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर्म होता है, इसके ऊपर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो आके बाइंड हो जाता है। ये इस कॉम्प्लेक्स से बाइंड होने के बाद क्या होता है, यहाँ से सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। तो दिस इज द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, द टारगेटेड प्रोटीन, ये यहाँ पे डिग्रेड हो जाती है, और ये जो हमारा यूबिक्यूटिनिन है वो अलग होकर के वापस नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि डी-यूबिक्यूटिनाइजेशन हो जाता है, यानी कि वापस ये क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। जैसे ये स्टार्टिंग में था फ्री फॉर्म में, वैसे क्या होता है, ये ऐसा कई स्ट्रक्चर वापस से यूबिक्यूटिनिन के कई मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग फेज में थे। तो क्या हुआ, पहला फेज क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है यूबिक्यूटिनिन एंजाइम ए के फॉर्मेशन से, एंजाइम ए के बाइंडिंग से। फिर ये एंजाइम 2 कैरिंग का काम कर रही है, कैरी करके ले जा रही है इसको, लाइगेज क्या कर रहा है, बाइंड करा दे रहा है इसको टारगेटेड सबस्ट्रेट से। तो यह क्या हो रहा है कि जैसे लाइगेशन होता है जब, तो लाइगेशन से क्या होता है कि सेकेंड स्टेप होता है हमारा, मतलब बाइंडिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है टारगेटेड प्रोटीन का, किसके साथ, यूबिक्यूटिनिन से। फिर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारा पॉलीयूबिक्यूटिनाइजेटेड प्रोटीन का, मतलब कई इसकी चेन फॉर्म हो जाती है। एंड द लास्ट स्टेप क्या होता है, जैसे इसका डिग्रेडेशन होता है, यानी कि थर्ड स्टेप, और डिग्रेडेशन के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, डी-यूबिक्यूटिनाइजेशन, यानी वापस से ये क्या होते हैं, यहाँ तो प्रोटीन डिग्रेड हो गए और यहाँ से वापस से क्या होगा, कई सारे यूबिक्यूटिनिन के मॉलिक्यूल्स वापस से पहुँच जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, वापस से सेल के अंदर फ्री फॉर्म में इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। तो ये रहा आपका प्रोसेस। अब एक एक करके सारे स्टेप को हम समझते हैं स्टेप वाइज। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन, यानी कि यूबिक्यूटिनिन क्या हो रही है, एक्टिवेट। एक्टिवेट होने का मतलब क्या, जागरूक हो जा रही है, तुरंत क्या कर रही है कि अब हमको क्या करना है, फाइट करना है। किससे फाइट करना है, जो अनवांटेड मटेरियल है उनसे फाइट करना है। तो एक्टिवेट होती है, क्या होता है, यूबिक्यूटिनिन जो प्रोटीन है वो एंजाइम से बाइंड करती है। कौन सी एंजाइम थी, हाँ एंजाइम 1, जो यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे थे, एंजाइम 1 थी जो इसका एक्टिवेशन का काम कर रही थी। तो ये थी हमारी एंजाइम 1, कुछ इस तरीके से दिख रही थी, इसके साथ यूबिक्यूटिनिन बाइंड हो जा रहा था। तो यहाँ पे एंजाइम 1 से यूबिक्यूटिनिन बाइंड हो जाएगी, और यहाँ पे क्या, किससे बाइंड होती है, सी टर्मिनल ऑफ द ग्लाइसिन रेसिड्यू। तो यहाँ के यूबिक्यूटिनिन के सी टर्मिनल से ये बाइंड होती है, जहाँ पे यूबिक्यूटिनिन है तो उसमें ग्लाइसिन रेसिड्यू से ये बाइंड होती है, एंड यूबिक्यूटिनिन एंड फॉर्म एडेनाइलेट यूबिक्यूटिनिन। तो अब ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, मतलब इंक्लूडिंग एंजाइम एंड यूबिक्यूटिनिन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एडेनाइलेट यूबिक्यूटिनिन, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एडेनाइलेट यूबिक्यूटिनिन, एंजाइम प्लस यूबिक्यूटिनिन, ठीक है। ये होता है फर्स्ट स्टेप में। फिर क्या होता है, ये कैरी करके E2 मॉलिक्यूल जो होता है कैरियर, इनको लेकर के जाता है। फिर हमारा क्या होता है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है कि रिकॉग्निशन सी टर्मिनल पे होता है, सी टर्मिनल पे होता है, और किससे होता है, लाइसिन से, लाइसिन रेसिड्यू से होता है, और उस पर जाकर के यूबिक्यूटिनिन बाइंड हो जाती है। किससे, टारगेटेड प्रोटीन से बाइंड कर दी जाती है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा,
लाइगेज, लाइगेशन का काम कर रहा था, ये बाइंडिंग का काम कर रहा था। लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, इसको बाइंड करा दिया जाता है। देन डिग्रेडेशन, मतलब क्या किया जा रहा है, प्रोटीन को तोड़ दिया जा रहा है। कौन तोड़ रहा था, तो 26S प्रोटियोजोम जो है इसको तोड़ दे रहा था, छोटे छोटे पार्ट में डिग्रेड कर दे रहा था। देन लास्ट स्टेप क्या हो रहा था कि डीयूबिक्विटिनाइजेशन, यानी कि वापस से ये जो एंजाइम थी 26S प्रोटियोजोम, ये क्या कर रही थी, एक साइड तो प्रोटीन, टारगेटेड प्रोटीन को डिग्रेड कर रही थी और दूसरे साइड यूबिक्विटिनिन को वापस भेज दे रही थी, वापस सेल में भेज दे रही थी इनएक्टिव स्टेट में, जैसे वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे। अब ये क्या करेंगे, वापस नई टारगेट प्रोटीन को पकड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी साइकिल कंप्लीट होती है यूबिक्विटिनाइजेशन की। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और इसका नाम है, अगर ये भी पूछता है कि प्रोटियोजोम पाथवे को बताइए तो भी आपको यही मेथड बताना है। ठीक है, तो ये जीन रेगुलेशन में ये सबसे मेन मेथड है फॉर द रेगुलेशन और डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड होता है जो कि इसी की तरह है बिल्कुल, इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है अलग से, इसी की तरह ये भी होता है, इसमें सुमो पाथवे के नाम से जानते हैं। सुमो पाथवे क्या होता है, ये भी बिल्कुल यूबिक्विटिनिन का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि SUMO, सुमो, सुमो मतलब होता है स्मॉल यूबिक्विटिनिन रिलेटेड मॉडिफायर। ठीक है, तो ये है स्मॉल यूबिक्विटिनिन मॉडिफायर। तो ये क्या है, यूबिक्विटिनिन जो हमारा प्रोटीन है उसी से ये रिलेटेड प्रोटीन है, और ये क्या है, स्मॉल यूबिक्विटिनिन प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि बस प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम कर रहा है, इसके साथ और भी कई काम होते हैं। जैसे क्या होता है कि एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा था वो यहाँ पे होता है, यानी कि एपोप्टोसिस सेल की क्या होती है, डेथ होती है ना प्रोग्राम में, उसको भी गवर्न करता है यूबिक्विटिनिन। देन हमारा सेल साइकिल जो होती है वो भी इसको, सेल साइकिल में भी ये हेल्प करता है। अलॉन्ग विथ क्या करता है, ये सिग्नल ट्रांजैक्शन, सिग्नलिंग पाथवे में भी हेल्प करता है। एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल लेकर जाता है, या एक सेल के अंदर सिग्नल लेकर के अंदर आता है वाया रिसेप्टर्स, तो वो काम भी ये करते हैं। और बहुत सारे काम ये सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। अलॉन्ग विथ क्या करते हैं, ये प्रोटीन डिग्रेडेशन का भी काम करते हैं। तो क्योंकि हम प्रोटीन डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सुमो का क्या रोल है प्रोटीन डिग्रेडेशन में। तो इसमें भी सेम यूबिक्विटिनाइजेशन की तरह 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन को यहाँ बोलते हैं सुमोलेशन। सुमोलेशन क्या होता है कि सुमोलेशन यही इसी वर्ड से आया है, इसका एक्टिवेशन होना। कौन एक्टिवेट कर रहा है इस प्रोटीन को, तो सुमो प्रोटीन को एक्टिवेट कौन करता है, हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलेज एंजाइम का क्या काम होता है यहाँ पे, इसको एक्टिवेट करना, एटीपी की मदद से इसको एक्टिवेट करना। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले भी मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी डिग्रेड होता है, एएमपी बनाता है। तो उसी की तरीके से यहाँ पे भी होगा, एटीपी डिग्रेड होगा और एएमपी बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका एक्टिवेशन। देन सेम है रिकॉग्निशन, डिग्रेडेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब वापस से क्या होगा, सुमोलेशन, यानी वापस से सुमो पाथवे को फॉलो करेगा। आइए इसके स्टेप को हम समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करती है। देखिए, ये एंजाइम है जो कि सुमो प्रोटीन से, सुमो इज ऑल्सो अ प्रोटीन, ये क्या होगा, इससे बाइंड होगी एंजाइम से। यहाँ एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और फॉस्फेट निकल जाएगा। फॉस्फेट देखिए डाइफॉस्फेट है और ये ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ 3 फॉस्फेट है, यहाँ 2 ही फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट अलग से निकल जाता है, तो इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट अलग फॉर्म से निकल जाता है। इस पहले एंजाइम का नाम होता है सुमो एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो ये एक्टिवेट करती है सुमो को, इसीलिए इसका नाम होता है सुमो एक्टिवेटिंग प्रोटीन। हाइड्रोलिसिस के द्वारा क्या करती है, ये एक्टिवेट कर देती है। अब इसके लिए भी कई सारी प्रोटीन्स हैं जो एक्टिवेशन का काम करती हैं, हाइड्रोलाइसिस करती हैं। उसके बाद जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इन दोनों का, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये अब जाके बाइंड होगा E2 प्रोटीन से, यानी कि ई एंजाइम सेकेंड से। जो सेकेंड एंजाइम होती है उसको हम बोलते हैं सुमो कॉन्जुगेशन एंजाइम। कॉन्जुगेशन का काम कराती है, यानी कि बाइंडिंग का काम कराती है। इन दोनों का क्या करेगी, ले जाएगी, क्या करेगी, लाइगेज के पास लेकर के जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूबिक्विटिनिन कॉम्प्लेक्स और सुमो और E2 जो एंजाइम है, ये दोनों क्या हो गई, बाइंड हो गई हैं। इन दोनों के बाइंड होने के बाद ये जाता है लाइगेज के पास। E3 एंजाइम इज द लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम सेम उसी तरीके से मेथड हो रहा है कि लाइगेज अब क्या करेगी, इसको टारगेटेड प्रोटीन से बाइंड करा देगी और टारगेटेड प्रोटीन की अब क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। टारगेटेड प्रोटीन यहाँ पे जो हमारी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है ना, जो क्या कर रही है, केमिकल के अंदर टॉक्सिन्स बना रही है, या क्या है, किसी वजह से उसके अंदर म्यूटेशन हो गया है, मतलब हमारे सेल के लिए कुल मिला के वो प्रोटीन अच्छी नहीं है,
उसको हमको क्या करना है, डिसइंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे लाइगेशन मतलब क्या होता है, लाइगेशन का काम होता है जोड़ने का। तो प्रोटीन टारगेटेड प्रोटीन को जोड़ देती है, सुमो को जोड़ देती है टारगेटेड प्रोटीन से। अब जैसे ही सुमो उस पे बाइंड होता है, सबस्ट्रेट मतलब क्या है यहाँ पे, टारगेटेड प्रोटीन विच नीड्स टू बी डिग्रेडेड। अब इसको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि इसको कई पाथवे से डिग्रेड किया जाता है, या तो हम क्या करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके डिग्रेड कर दें, ठीक है, या फिर क्या करें, यहाँ पे प्रोटीन का इंटरैक्शन हो रहा है, ये प्रोटीन इस प्रोटीन से इंटरैक्ट कर रही है और ये प्रोटीन इसको एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है। सब सेलुलर लोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि सेल के अंदर एक सेलुलर लेवल पे, ऑर्गेनल लेवल पे, यानी कि प्रोटीन की क्या हो रही है, प्रोटीन से एक्टिवेशन हो रही है, यानी कि इसको डिग्रेड कर, एक्टिवेशन नहीं हो रही, डिग्रेडेशन हो रही है, और यहाँ पे सब सेलुलर लेवल पे हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सब सेलुलर लोकलाइजेशन। और प्रोटीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम मेथड्स वही है। पहला मेथड क्या है, एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये क्या है, एक्टिवेटिंग एंजाइम, जैसे ही सुमो से बाइंड हो रही है एक्टिवेट हो जा रहा है। फिर क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेशन के बाद क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन। वहाँ पे क्या हो रहा था, E2 एंजाइम कैरियर का काम कर रही थी, यहाँ पे कॉन्जुगेशन यानी कि बाइंड कर रहा है ये इसके साथ, जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, दो प्रोटीन एक साथ जुड़ रही हैं। E2 आकर के किससे बाइंड कर रही है, सुमो से, ठीक है। उसके बाद लाइगेज एंजाइम जो है लाइगेशन का काम कर रही है, इसको ले जाएगी और इसको निकाल देगी और सबस्ट्रेट को ले आकर के बाइंड करा देगी हमारे सुमो से। और जैसे ही सबस्ट्रेट और सुमो, सबस्ट्रेट इज द टारगेटेड प्रोटीन, ये दोनों बाइंड होंगे और ये डिग्रेड हो जाएगा, टारगेटेड प्रोटीन तुरंत क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दो मैकेनिज्म जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये ऐसे काम करते हैं। एंड द थर्ड मेथड इज द लाइसोसोमल मेथड। लाइसोसोमल एंजाइम्स कैसे काम करती हैं, लाइसोसोमल को हम क्या, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड कराती हैं ये सेल के अंदर। सेल के अंदर सुसाइड हो रहा है तो क्या अगर होगा, कैसे होगा सेल के अंदर सुसाइड, सेल के अंदर सुसाइड कराने के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि लाइसोसोम के अंदर होती है, उनको बोलते हैं हाइड्रोलेज। अब ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब अब कोई लाइसोसोम से सेल के अंदर पंगा नहीं लेना चाहता है, ये क्या है, उस एरिया का गुंडा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि अगर कोई भी इसके ऊपर हमला करता है तो ये तुरंत उसको क्या करेगी, डिग्रेड कर देगी, उसके ऊपर क्या करेगी, हाइड्रोलेज एंजाइम छिड़क देगी और वो क्या हो जाएगा, उसकी तुरंत प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, मतलब वो डाई कर जाएगा। जैसे ये क्या करेगा कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन अगर नहीं कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एटीपी का प्रोडक्शन, वो क्या कर रहा है, अगर सही से काम नहीं कर रहा है तुरंत ये जाएगा और क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देगी कि भाई तुमको काम करने नहीं आ रहा है, निकलो यहाँ से। तो ये क्या है, जैसे बॉस होता है ना हर जगह का एक, तो वैसे ही ये सेल का क्या है, बॉस। और इसके पास क्या पावर है, किसी भी प्रोटीन को डिग्रेड कर देने का। कोई भी अगर ऑर्गेनल सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। अब तुम बोलोगे कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेड हो गई, अब सेल का क्या होगा, तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर से प्रोड्यूस हो सकती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया फिर से जनरेट की जा सकती है। अगर सेल रिकॉग्नाइज कर ले रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो तुरंत क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोडक्शन होता है। तो कोई भी ये जो है लाइसोजाइम से नहीं पंगा लेना चाहता है क्योंकि वो तुरंत उसको क्या करेगी, डिग्रेड कर देगी। अगर मान लीजिए पूरी की पूरी सेल क्या हो रही है, सेल पूरी कह रही है, सारे क्या कर दिए कि हम नहीं काम करेंगे, सब उसके सामने क्या कर दिया, हड़ताल करके बैठ गए धरने पे कि हम काम नहीं करेंगे, भाई तुम्हारी दादागिरी चल रही है, तो वो क्या करेगा, तुरंत लाइसोसोम फट जाता है। और लाइसोसोम के फटने के कारण क्या होता है ना, जिसके ऊपर भी हाइड्रोलेज की एंजाइम पड़ती है वो सारे ही क्या करते हैं, डिग्रेड कर जाते हैं। यानी कि हड़ताल करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, ये क्या हुआ, फट गया और पूरे सारे सेल्स क्या हो गए, इसके अंदर के सारे ऑर्गेनेल डैमेज हो गए। तो कभी कभी क्या होता है कि सेल डिग्रेड, जैसे मान लीजिए आपको बाहर से चोट लग जाती है और पूरा सेल डिग्रेड हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल सेल में क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। कोई ये सेल है, सेल के अंदर कोई भी, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और दिस इज द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे बॉडी है, ER है, ठीक है, ER है, न्यूक्लियस है, ये सारे ही क्या है, प्रेजेंट हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। अब लाइसोसोम का क्या काम है कि जो भी काम सही से नहीं कर रहा है उसको क्या करेगा, ये डिग्रेड कर सकता है लाइसोसोम। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये क्या करता है, जो भी होता है उसको पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस, किसी भी मान लो कोई भी सेल, बाहर से कोई ऐसा सेल आता है जो प्रोटीन आती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है,
तुरंत ये क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे, सुसाइड उसके करा देंगे, उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू वो अंदर आते हैं, वो प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे, उसको ये डिग्रेड कर देते हैं। बट एबनॉर्मल केस में क्या होता है, पूरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो लाइसोसोम भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे बॉडी में कभी कभी चोट लगने पे काला काला हो जाता है वो रीजन, इसका मतलब वहाँ की सेल मर गई है और लाइसोसोम भी डिग्रेड हो गया है। ये लाइसोसोम नॉर्मल कंडीशन में जब इनगल्फ करता है तो कोई सबूत नहीं छोड़ता है कि मैंने क्या किया है, इसको मार दिया है, ठीक है, इसको मार दिया है, इसकी सुसाइड मैंने कराई है, मेरी वजह से हुआ है इसका, तो किसी का सबूत ही नहीं छोड़ता है। बट नॉर्मल केस में अगर सेल की डेथ होती है तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट जम जाता है। ब्लैक स्पॉट के जमने के कारण क्या होता है कि लाइसोसोम भी फट गया है तो वो इनगल्फ नहीं कर पाता है, तो लाइसोसोम खुद ही फट गया है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। तो बगल वाली सेल क्या होती है, उसको क्या करती है, जैसे बगल वाली सेल को पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, तो ये अपना क्या भेजेगी, लाइसोसोम से एंजाइम भेज देगी और उसको ब्लैक स्पॉट को हटाने में मदद करेगी। ये बगल के पार्टिकल्स को, डेड सेल को खा जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है सेल में, वो फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद जो ब्लैक स्पॉट होता है इस वजह से हट जाता है, चोट लगने के बाद वो बाकी सेल के लाइसोसोम द्वारा हेल्प कर दी जाती है उस एरिया की, तो वो स्पॉट जो है धीरे धीरे हट जाता है। अब नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे करता है लाइसोसोम, पहले तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं लाइसोसोम की वर्किंग की। पहला ये क्या है कि इसके अंदर कौन सी एंजाइम होती है, जी हाँ, हाइड्रोलेज एंजाइम होती है, जो कि हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी में काम करती है, यानी क्या करता है, हाइड्रोलिसिस में हेल्प करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि कहाँ है, लाइसोसोम के अंदर है। ये एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन में भी हेल्प करता है। मान लीजिए सेल के अंदर कोई बाहर से पार्टिकल ऐसा आ जाता है जो हमारे सेल के लिए अच्छा नहीं है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। एज वेल एज इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन में भी हेल्प करता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को हम डिग्रेडेट करेंगे, तो यहाँ पे अगर सेल के अंदर भी कोई ऐसी प्रोटीन बन गई तो वो क्या होता है, इसी के फॉर्मेशन से डिग्रेड होती है। ज़्यादातर 80 to 90% डिग्रेडेशन जो होता है वो यूबिक्यूटिनिन के द्वारा होता है, बट कुछ परसेंट जो होता है, 1-2% जो होता है, लाइसोसोम की मदद से भी डिग्रेडेशन होता है। इसलिए कई कई बुक में लाइसोसोम को कंसिडर नहीं किया जाता है प्रोटीन डिग्रेडेशन में, इंट्रासेलुलर, बट ये भी इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन क्या हो रहा है, मतलब यूबिक्यूटिनिन के द्वारा डिग्रेड कर दी गई एंजाइम में ये हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए, पहले पढ़ लेते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन को भी डिग्रेड करता है, एज वेल एज इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को भी ये डिग्रेड करता है। देन ये क्या करता है कि अगर कोई सेल नरिश्ड है, मतलब प्रॉपर सेल है, तो वहाँ पे डिग्रेडेशन जो होगा ना, जो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन होगा, वो क्या होगा, रेगुलेटेड नहीं होगा। इट इज़ नॉट रेगुलेटेड या नॉट सिलेक्टिव, तो रेगुलेटेड नहीं होगा, सेल उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगी लाइसोसोम की एक्टिविटी। अगर प्रॉपर सेल होगी, उसमें नरिशमेंट होगा, प्रॉपर सेल क्या होगी, काम कारगर होगी, तब ऐसा क्या होता है कि वो रेगुलेटेड नहीं होती है। अगर क्या होगा कि जैसे यूटेरस होता है, जैसे यूटेरस क्या होता है, फीमेल अगर बेबी है उसके बाद क्या करती है, बेबी को जब बर्थ दे देती है तो उसका यूटेरस की साइज तो अभी वो बड़ी है, उसके अंदर सारी क्या है, अभी उसके अंदर पूरी प्रॉपर वर्किंग चल रही थी। जैसे ही बेबी बाहर जाता है, अब यूटेरस की साइज तो बढ़ गई है, लार्ज हो गई है। अब यूटेरस की साइज को नॉर्मल करने के लिए यही लाइसोजाइम्स काम करती हैं। यूटेरस की साइज को वापस रिड्यूस करके नॉर्मल स्टेट में लाने का काम कौन करता है, यही करती हैं, कौन, लाइसोसोम्स। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं एक बार। क्या होता है इसके मैकेनिज्म में क्या होता है ना, इसका बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी सा है। दिस इज द सेल, ये सेल है, सेल के अंदर क्या काम हो रहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे मेन हमारा कौन है, यहाँ पे मेन जो काम करने का करता धरता कौन है, लाइसोसोम। दिस इज द बॉस हियर, ये क्या करेगा, पूरा कंट्रोल करके रखता है। तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कराता है, हमारी लाइसिस कराता है। ये है क्या, सुसाइडल बैग। अब इसके अंदर कौन से एंजाइम है, तो हमारी एंजाइम है एसिड हाइड्रोलेस, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे सेल में कोई बाहर से प्रोटीन आ जाती है, या इनकेस सेल के अंदर ही कोई प्रोटीन है जिसको हम क्या करना है, डिग्रेड करना है, तो ये दोनों मैकेनिज्म में कैसे काम करता है उसी को हम जानेंगे। देखिए, पहला स्टेप है कि मान लीजिए क्या है, हमारा सरफेस है, सेल का सरफेस है और ये आउटर साइड है, मतलब सेल के बाहर की जगह है। अब आउटर सेल से कुछ भी ऐसा अंदर आता है तो क्या होता है, जैसे ये क्या है, यूबिक्यूटिनिन्स है। ये क्या है, यूबिक्यूटिनिन्स है, जो प्रोटीन जो सरफेस, दिस इज द यूबिक्यूटिनिन, और ये क्या है, सरफेस प्रोटीन्स, यानी कि सरफेस रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बाहर एक क्या होता है,
ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ बाहर से आती है उसको कैच करके अंदर ले आते हैं, मतलब ये क्या होता है, कोई भी चीज़ अंदर घुसने जाती है तो रिसेप्टर से बाइंड करती है और उसको अंदर ले करके आते हैं। जैसे क्यों हुआ कि बाहर से कोई प्रोटीन है टारगेटेड, वो अंदर इससे बाइंड होती है या अंदर आता है तो उससे यूबिक्विटिनिन तुरंत आके बाइंड हो जाती है। यूबिक्विटिनिन जैसे ही अंदर आती है इसकी एंडोसाइटोसिस कर ली जाती है। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर इसकी क्या हो गई, इसको इनगल्फ कर लिया गया। ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स थी वो सेल के अंदर उसको इनगल्फ कर दिया गया, तो एंडोसाइटोसिस उसको बोलते हैं। ठीक है, अर्ली एंडोसाइटोसिस, दिस इज द अर्ली एंडोसाइटोसिस। तो अर्ली एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि या तो क्या होता है कि रिसाइकिल एंडोसाइटोसिस होती है और इसको यहीं से क्या किया जाता है, एक्सोसाइटोसिस, यानी कि इनगल्फ करके बाहर फेंक दिया जाता है कि हमारी मॉलिक्यूल काम करनी है, इसको बाहर फेंक के आओ, तो इसको बाहर फेंक देगी। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि अगर अंदर आ गया है, अब टारगेटेड मॉलिक्यूल अंदर आ गया है तो क्या हो सकता है, इसको मल्टीवेस्कुलर बॉडी के अंदर लेकर के जाएंगे, इसको क्या करेंगे, डिग्रेड करने के लिए। इस लेट एंडोसोम में क्या होता है, यानी कि एंडोसोम के अंदर ये लाइसोसोम एंजाइम को डाल दिया जाता है। ये देखें, ये जो एंजाइम्स है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उसको हमने कहाँ डाल दिया, एंडोसोम के अंदर डाल दिया है। ये एंडोसोम तुरंत क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, इसकी क्या कर देगा, इसको तहस नहस कर देगा और इसकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन। तो ये तो रही बात कि बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर अगर कोई प्रोटीन अंदर आ जाती है तब क्या होता है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म। तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर कोई ऐसी प्रोटीन बन गई है जो कि क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज हार्मफुल और टॉक्सिक इन एनी वे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से वो सेल जो हमारी प्रोटीन बनी है वो क्या है, टॉक्सिक हो गई है। तो क्या होता है, एक केस होता है मैक्रो ऑटोफेजी का, एक होता है मैक्रो ऑटोफेजी, एक होता है माइक्रो ऑटोफेजी। तो कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं, जैसे प्राइमरी। तो प्राइमरी प्रोटीन्स छोटी होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसको माइक्रो ऑटोफेजी के द्वारा डिग्रेड किया जाता है। यानी छोटे छोटे मैक्रोफेजेस माइक्रोफेजेस आकर के इसको इनगल्फ कर लेंगे और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। जैसे ही अंदर क्या होती हैं, डिग्रेड होती हैं और ये ला करके छोड़ दी जाती है कहाँ, इसके पास, लाइसोसोम के पास। तो लाइसोसोम इसको डिग्रेड कर देता है बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। या फिर क्या हो सकता है, अगर प्रोटीन बड़ी है, जैसे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं, तो उस केस में यूज होती है हमारी मैक्रो ऑटोफेजी। मैक्रो मतलब बड़ा और ऑटोफेजी मतलब सेल्फ से क्या कर रहे हैं, उसकी लाइसिस करने के लिए उसको ले करके जा रहे हैं, उसको इनगल्फ करके लेके जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारी क्या है, क्वाटरनरी प्रोटीन। तो क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। कई प्रोटीन्स के इसमें क्या होते हैं, बॉन्डिंग देखने को मिलती है, सल्फाइड बॉन्डिंग होती है, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको इनगल्फ कर लिया जाता है मैक्रो ऑटोफेजी के द्वारा। फिर जैसे ही इसको इनगल्फ किया जाता है, इसमें छोड़ किया जाता है, ये मतलब ये एरो एक साइड इधर भी बनाई गई है और इधर भी बनाई गई है। इसका मतलब क्या कि ये तो या तो ला करके इसको दे देगा कि आप क्या कर दो, इसको इसकी लाइसिस करा दो, या फिर क्या हो सकता है, इसी मेथड की तरह इसको क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसमें रिलीज कर दी जाएगी और ये सेल का डेथ इसी के अंदर हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि लाइसोसोम इसको क्या करेगा, डायरेक्ट इसको या तो खा लेगा, या तो क्या होगा कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम को भेज देगा और इसकी डिग्रेडेशन कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है। और एक मेथड क्या है कि चैपरॉन जो होती हैं, चैपरॉन प्रोटीन्स होती हैं, चैपरॉन इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन। इनका काम क्या होता है कि या तो प्रोटीन को फोल्ड कर देंगी, प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स बना देंगी, या फिर क्या होता है कि ये क्या करती हैं, उसकी अनफोल्डिंग भी कर देती हैं, यानी खोल करके रख देती हैं। तो दोनों काम होता है उसका। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने के लिए यहाँ चैपरॉन का काम हो रहा है, यानी कि प्रोटीन को क्या करेंगी, पहले यहाँ तो अनफोल्डिंग करेंगी। तो मतलब ये चैपरॉन है। चैपरॉन का काम क्या है, ये प्रोटीन को पकड़ करके ले आया है। कि जैसे क्या होता है कि चोर को पकड़ के ले करके आते हैं ना, कि भाई ये तो बड़ा खराब इंसान है, तो वैसे ये बड़ी खराब प्रोटीन है, उसको चैपरॉन पकड़ के ले आता है, चल चल इधर चल, तो उसको पकड़ करके ले जा रहा है चैपरॉन। दिस इज द प्रोटीन एंड दिस इज द चैपरॉन। चैपरॉन क्या कर रहा है, चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी में क्या होता है, इसको ले जा करके किसको दे देगा, ये दे देगा आपको मैक्रोफेज को। इसीलिए इसको बोलते हैं चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी, क्योंकि ये ऑटोफेजी करा रहा है चैपरॉन की मदद के थ्रू। तो अब ये ले जा करके इसको क्या करेगा, खोल करके इसके अंदर डाल देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं LAMP2 प्रोटीन। अब LAMP2 प्रोटीन क्या है, तो L से क्या है, दिस इज द लाइसोसोम, तो इसी की प्रोटीन है। ठीक है, लाइसोसोम मीडिएटेड प्रोटीन है ये,
लाइसोसोम मीडिएटेड प्रोटीन है और ये क्या कर रही है, लाइसोसोम के प्रोटीन है, इसका मतलब ये क्या कराएगी, इसमें हाइड्रोलिसिस कराने के लिए काम करेगी। ये क्या करेगी, इसको लेकर के जाएगी लाइसोसोम के पास और कहेगी कि अब इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाल दो और प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इस तरीके से 3 मेथड से, मतलब यहाँ तो क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ इंट्रासेलुलर में भी 3 मेथड है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो और एक है चैपेरॉन मीडिएटेड पाथवे। तो ये तीनों मेथड को आप अलग अलग लिख देंगे लाइसोसोम में। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑटोसोम्स हमारे काम करते हैं, यानी कि लाइसोसोम जो है डिग्रेडेशन कराता है इन तीनों मेथड से, यानी कि ऑटोफैगोसोम को क्या करा रहा है, ऑटोफैगोसोम की लाइसिस करा रहा है कौन, लाइसोसोम। ठीक है, इसी के तहत आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।